हाय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज रोनित वर्मा एंड वेलकम टू गोपी कोचिंग क्लासेस। आज का जो हमारा ये वीडियो है, ये वीडियो किसी विशेष क्लास वर्क के बारे में नहीं होने वाला है। आज मैं यहाँ आपको 10th, 11th, 12th की बायोलॉजी नहीं समझाऊंगा। आज हम बात करेंगे यहाँ पर अपने एजुकेशन सिस्टम के बारे में, यानी कि जो बुधवार को हमारी नई शिक्षा प्रणाली यानी कि न्यू नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसी है 2020, उसका जो नया पैटर्न है यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसके बारे में हम बात करेंगे कि कैसे कैसे चेंजेस आए हैं, क्या क्या फायदा होगा इससे, जो स्कूल के जो बच्चे हैं ग्रेजुएशन लेवल पे क्या क्या चेंजेस हैं। आज का हमारा वीडियो इसी बारे में होने वाला है। तो मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि आप सभी एक देखो एजुकेशन सिस्टम का एक हिस्सा हो, तो आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत जरूरी है, तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए। तो चलिए सबसे पहले तो बात करते हैं कि जो इसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं, क्या क्या परिवर्तन हमको देखने को मिलेंगे। चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहला जो चेंज आया है ये आया है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड जो डेवलपमेंट था उसका नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है। ठीक है, सबसे पहला चेंज तो ये हुआ है। चलिए अब बात करते हैं जो मेन जो हर स्टूडेंट का एक मकसद होता है कि उसके बारे में जाने, यानी कि स्कूल लाइफ के बारे में क्या क्या चेंजेस आए हैं और ग्रेजुएशन लेवल पे क्या क्या चेंज आए हैं। यानी कि अगर मैं बात करूं अपने काम की चीज क्या है, अपने काम की चीजें भाई स्कूल लेवल पे क्या क्या चेंज आए हैं, ग्रेजुएशन लेवल पे क्या क्या चेंजेस करे हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर। तो सबसे पहले बात करें तो जो स्कूल लाइफ में ये चेंज, सबसे बड़ा जो चेंज आया है ये चेंज है कि जो पहले चली आ रही थी जो व्यवस्था थी अपनी, यानी 10+2 का जो पैटर्न था, उस पैटर्न को पूरी तरह क्या कर दिया गया, डब्बा बंद कर दिया गया, उसे पूरी तरह से क्लोज कर दिया गया है। अब क्या करा है इसकी जगह पर न्यू पैटर्न 5-3-3+4 यानी 5+3+3+4 पैटर्न को लाया गया है। चलिए हुआ ये कि पहले क्या हो रहा था, पहले भाई बच्चे जो स्टार्टिंग का जो बच्चा होता उसके लिए क्या नेसेसरी नहीं था, वो फर्स्ट क्लास से एडमिशन ले सकता था। बट अब क्या है, अब उसके लिए आंगनवाड़ी वाटिका यानी जो आंगनवाड़ी यानी कि जो बात करें फाउंडेशन जो स्टेज है उसके लिए अनिवार्य कर दिया गया है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं अपन 5+3+3+4 जो पैटर्न है वो क्या है। इसे 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। देखिए फर्स्ट जो आपका आएगा जो 5 साल का होगा, ये होगा फाउंडेशन स्टेज होगा। अगला जो आने वाला है प्रीपेटरी स्टेज होगा, ये 3 साल का होगा, 3 वर्ष का होगा। अगला जो आएगा अपना तीसरे नंबर का ये होगा मिडिल स्टेज, ये भी 3 वर्ष का होगा। और सेकेंडरी स्टेज जो होगा ये भी क्या होगा आपके 4 वर्ष का होगा। ठीक है, ये 4 साल का होगा आपका। चलिए तो बात करते हैं फाउंडेशन स्टेज में क्या होगा। अब फाउंडेशन स्टेज में क्या होगा, देखिए जो बच्चे के लिए पहले क्या हो रहा था, आंगनवाड़ी में जाना नेसेसरी नहीं था, उन्हें डायरेक्ट फर्स्ट क्लास से स्कूल में एडमिशन दे दिया जाता था। ये बात हो रही गवर्नमेंट स्कूलों की। ठीक है, उनमें क्या करा जाता था, ऐसा कोई सिस्टम नहीं था कि भैया पहले आंगनवाड़ी हो उसके बाद उसके मानसिक विकास पे ध्यान दिया जाए बच्चे के, ऐसा कुछ पहले नहीं था। बट इसे क्या कर लिया गया, ऐड कर लिया गया, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसके अंदर क्या होगा, एक जो बच्चा होगा उसका मानसिक विकास पर जोर दिया जाएगा, उसकी एक्टिविटीज पर फोकस किया जाएगा। चलिए इसमें क्या होगा, जो 3 से 8 वर्ष के बच्चों को सम्मिलित किया जाएगा और उन्हें आंगनवाड़ी या बाल वाटिका के अंदर रखा जाएगा। और पहले जो 3 साल होंगे उसके, यानी कि बात करें अपन पहले जो 3 साल होने वाले, ये तो किसके अंदर होंगे, आंगनवाड़ी के अंदर होंगे उसके। और अगले जो 2 साल होंगे उसके, वो किसके अंदर होंगे उसके, वो होंगे फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास के अंदर। इस प्रकार से आपका फाउंडेशन स्टेज होगा। तो सबसे अच्छी जो बात मुझे ये लगी, अगर मैं मेरे लिए बताऊं, कि इसमें क्या होगा, मानसिक विकास होगा एक बच्चे का, उसके सोचने समझने की जो पावर है, जो क्राइट एरिया है वो बढ़ेगा, उसकी एक्टिविटीज पे फोकस होगा, उसकी एक्टिविटीज बढ़ेंगी, उसके फंक्शनली कार्य बढ़ेंगे। चलिए अगला बात करते हैं अगला अपना प्रीपेटरी स्टेज क्या होता है। प्रीपेटरी जो स्टेज होगा ये 3 से 5वीं क्लास के लिए होगा और इसके अंदर 8 से 11 साल के जो बच्चे होंगे उनको इंक्लूड किया जाएगा। चलिए अब इसमें क्या होगा, इसमें यह होगा कि जो खेल और खोजबीन से रिलेटेड ये होगा और इसके अंदर इंटरेक्टिव क्लासरूम सम्मिलित किए जाएंगे, इंक्लूड किए जाएंगे और कुछ सब्जेक्ट्स वगैरह भी होंगे जो पढ़ाए जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं प्रीपेटरी स्टेज। इसके अंदर भैया ये जो है खेल और खोजबीन, ये एक अनिवार्य सब्जेक्ट हो जाएंगे आपको, इन्हें भी क्या करा जाएगा, एक सब्जेक्ट की तरह पढ़ाया जाएगा। चलिए अब बात करते हैं मिडिल स्टेज की। जो मिडिल स्टेज होगा आपका, मिडिल स्टेज में क्या करा जाएगा, 11 से 14 जो साल के जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स जो होंगे उन्हें सम्मिलित इंक्लूड किया जाएगा और 6 से 8 क्लास के लिए आपका पैटर्न होगा। चलिए इसके अंदर क्या किया जाएगा भाई, इसके अंदर सब्जेक्ट बेस्ड कोर्स तो चलेंगे सही,
ठीक है। बट इसके अंदर क्या होगा, आपका स्किल डेवलपमेंट जो है, आपकी कोर्सेज भी चलेंगे। यानी कि इसमें क्या ध्यान दिया जाएगा, यहाँ पर सिर्फ बच्चे को किताबी कीड़ा नहीं बनाया जाएगा, यहाँ पर ध्यान दिया जाएगा बच्चे के स्किल डेवलपमेंट की ओर, कि बच्चे में कौन कौन सी स्किल्स विकसित हो रही है, उन स्किलों के प्रति उसका रुझान क्या है, किस प्रकार के स्किल्स में उसका इंटरेस्ट है, उन पर फोकस किया जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं अब अगला अपना सेकेंडरी स्टेज। सेकेंडरी स्टेज में क्या होगा कि इसमें 14 से 18 साल के बच्चों को, या जो स्टूडेंट छात्र वर्ग होगा, उनको सम्मिलित किया जाएगा। और इसके अंदर क्लास 9 से क्लास 12 तक के बच्चे आएंगे। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर उन्हें सब्जेक्ट चूज फ्रीडम, यानी कि अपना विषय को क्या करने की, अपना विषय को चुनने की आजादी दे दी जाएगी। भाई पहले क्या हो रहा था, पहले देखो एक बॉर्डर सी बनी हुई थी आर्ट्स और साइंस के बीच में, कि भैया जो साइंस का स्टूडेंट होगा उसका आर्ट्स से कोई लेना देना है ही नहीं, जो आर्ट्स का स्टूडेंट होगा उसका साइंस से कोई लेना देना होगा नहीं। मतलब कि स्कूल टाइम में तो उसे पढ़ने का मौका मिलेगा नहीं, हालांकि कंपटीशन वगैरह में तो फिर मिलता ही पढ़ने का मौका, बट क्या था, स्कूल टाइम में ऐसा कुछ नहीं होगा, जो साइंस का व्यक्ति है वो आर्ट्स नहीं ले सकता, इस तरह की कोई मान्यता नहीं थी। बट अब क्या हो गया, जो अपनी न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी है, इसके अंदर क्या होगा, अब आजादी दी गई है कि भैया अब विज्ञान वर्ग का जो छात्र है वो इतिहास भी पढ़ सकता है और भूगोल भी पढ़ सकता है। ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसकी कैपेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि वह क्या ये सब कर पाएगा। ये सब चीजें एक स्टूडेंट के ऊपर होगी, उसके खुद के फैसले होंगे, यानी कि उसे सब चूज ए सब्जेक्ट फ्रीडम मिल जाएगी। चलिए अब बात करते हैं अपन मिडिल स्टेज के अंदर और कुछ काफी चेंजेस होंगे। चलिए देखिए क्या क्या चेंजेस है। भाई इसके अंदर क्या होगा, बच्चे को भाई स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज तो होंगे सही, बट इसके अंदर क्या होगा, उसको वोकेशनल एजुकेशन भी दी जाएगी, यानी प्रोफेशनल जो उसे टेक्नीशियन, यानी जो टेक्निक जो होती है उन पर भी उनके काम किया जाएगा। ठीक है, यानी टेक्निक डेवलपमेंट जो स्किल होगी उन पर भी काम किया जाएगा। अब इसके अंदर क्या होगा, क्लास 6ठी क्लास के अंदर ये चीजें इंक्लूड की जाएगी। उनकी जो होगी ग्राउंड लेवल पर क्या होगी, इंटर्नशिप कराई जाएगी, स्थानीय स्तर पर इंटर्नशिप कराई जाएगी। किस प्रकार से, भाई देखिए, भाई जैसे कि हम अपने आसपास देखते हैं कि बहुत सारे क्या होते हैं, बड़े घर होते हैं, शिल्पकार होते हैं, जो मिट्टी के सामान वगैरह बनाते हैं, उनकी काफी सारी स्किल्स है। ये स्किल्स सीखने का मौका भी किसे मिलेगा, अब एक बच्चे को मिलेगा। अब वो भी इन सभी स्किल के बारे में जान सकता है, पहचान सकता है, उन्हें अपना सकता है अपने जॉब के रूप में, अपने प्रोफेशनल के रूप में। यानी कि वोकेशनल एजुकेशन और प्रोफेशनल एजुकेशन भी ऐड की जाएगी इसके अंदर। और इन एजुकेशन के आधार पर बच्चे को क्या है, फिर अपने स्कूल में क्या होता है, एक जॉब भी मिल सकती है उस आधार पर, उस बेसिस पर। चलिए और बात करें, अब देखिए पैटर्न क्या होने वाला है। क्लास जो 9 से जो 12 तक के बच्चे होंगे उनके लिए इस प्रकार के सुझाव दिए गए हैं कि उनके जो एग्जाम होंगे ये साल में 2 बार कराए जाए, और उनके जो है उनको ये एक चूज का ऑप्शन भी रखा जाए उनके पास, कि वह उसको सब्जेक्टिव वाइज भी और उसको थ्योरेटिक वाइज भी दे सकते हैं। यानी कि आपके हाथ में ये चीज है कि आप उसे ऑब्जेक्टिव देना चाहते हैं या उसे थ्योरी के रूप में देना चाहते हैं। ये चीजें इनका सुझाव है अभी। चलिए तो ये बात तो होगी अपने स्कूल लेवल पर। अब अपन क्या देखेंगे कि ग्रेजुएशन लेवल पर क्या क्या चेंजेस हुए हैं। ग्रेजुएशन लेवल पर चेंजेस देखने से पहले मैं आपको एक और बात बता दूं कि स्कूल परफॉर्मेंस कैसा रहेगा। मतलब कि अब क्या कर दिया जाएगा, अपनी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत जो 11th जो 12th और जो 10th का जो छात्र होता है, ये परसेंटेज के पीछे जो भाग रहा था ना, उसको कम कर दिया जाएगा। यानी कि परसेंटेज की मान्यता, ये जो महत्व को बहुत ही कम कर दिया जाएगा। अब क्या होगा, अब जो उसका जो रिपोर्ट कार्ड होगा, यानी कि जो उसकी जो मार्कशीट होगी, उसमें 3 चीजें इंक्लूड की जाएगी, जिसके अंदर क्या करना रहेगा, एक छात्र को, उस छात्र को अपने आप को खुद को एनालिसिस करना रहेगा। यानी कि वो स्वयं को क्या करेगा, मार्क्स देगा। आपके जो मित्र होंगे, यानी कि आपके जो भी दोस्त वगैरह हैं, आपकी किस प्रकार की एक्टिविटीज आपके स्कूल के अंदर है, किस प्रकार का आपका व्यवहार है, उस आधार पर आपके मित्र भी क्या करेंगे, आपको मार्क्स देंगे, और शिक्षक भी आपको क्या करेगा, मार्क्स देगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका स्कूल परफॉर्मेंस में के आधार पर आपका रिपोर्ट कार्ड होगा। चलिए अब बात करते हैं अपन बैकलैश के बारे में। भाई क्या होगा, आपके 10वीं तक के जो छात्र होंगे उनके लिए एक और ये चीज इंक्लूड कर दी गई है कि आपको साल के अंदर सिर्फ 10 दिन क्या होना पड़ेगा, विदाउट बैग आना पड़ेगा। उस वक्त क्या होगा, आपकी स्टडीज कैसे कराएंगे वो, कि आपको सिर्फ इनफॉर्मल जो होता है, इनफॉर्मल टेक्निक से सिखाएंगे, आपको इनफॉर्मल इंटर्नशिप कराएंगे। ठीक है, तो उसके अंदर क्या रहेगा, आपको बैग लेके जाने की जरूरत नहीं होगी। इससे क्या होगा, इससे आपकी क्रिएटिविटी
थिंकिंग बढ़ेगी, आपकी सोचने समझने की जो चीजें हैं उन सारी का क्या होगा, उन सबका विकास होगा। चलिए अब बात कर रहे हैं कि फीस गैप के बारे में, जो कि सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, महत्वपूर्ण चीज है कि भैया हर साल हम देखते हैं कि कोई ना कोई इंस्टीट्यूट जो होता है 5-6 हजार 10,000 जो भी हो उनके हिसाब से वो बढ़ा के जा रहा होता है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर सबसे जो मेन जो टॉपिक होगा यही है कि फीस पे क्या होगा, क्राइटेरिया फिक्स कर दिया जाएगा। यानी कि जो न्यू नेशनल जो एजुकेशन जो पॉलिसी है उसके अंदर अब ये चीज आ चुकी होगी कि अब क्या होगा, जो भी निजी संस्थान है, जो प्राइवेट स्कूल्स वगैरह है, जो भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, वह क्या करेंगे, अपना फीस का एक स्ट्रक्चर फिक्स करके रखेंगे, उसके आगे उन्हें बढ़ना नहीं होगा। वरना क्या होगा, लीगल एक्शन ही, लीगल जो एक्शन ले लिया जाएगा किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। चलिए अब बात करते हैं अपन किसके बारे में, अपन बात करेंगे ग्रेजुएशन लेवल पर क्या क्या परफॉर्मेंस हुई है। चलिए यानी चेंजेस आए हैं, यानी कि जो ग्रेजुएशन लेवल पर क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो देखिए 12वीं के बाद जो कॉलेज होता है, कॉलेज जो लाइफ होती है, उसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है। कैसे कि फर्स्ट ईयर में आपको सर्टिफिकेट, सेकंड ईयर में डिप्लोमा, थर्ड में आपको बैचलर डिग्री, और जो फोर्थ होगा वो क्या होगा, रिसर्च बैचलर डिग्री होगी आपकी। मतलब कि क्या, मतलब कि ये भैया 3 साल का जो आपका होगा वो तो है ही सही, 4 साल का भी आपका इंक्लूड कर दिया जाएगा इसके अंदर। और इसके अंदर क्या होगा, ये आपके ऊपर है 3 साल या 4 साल। यानी कि अगर आप 4 साल का करते हो तो आपको रिसर्च के साथ क्या होगा, बैचलर डिग्री दी जाएगी। चलिए अब बात करते हैं कि भैया जो छात्र होते हैं, जो भी स्टूडेंट वर्ग होता है, वो क्या होता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण क्या होता है, अपने स्कूल को या अपने कॉलेज जो लाइफ होती है उसको ड्रॉप आउट करना पड़ता है। ठीक है, अब मैं एक स्टूडेंट हूं, मेरे सामने भी काफी सारी फाइनेंशियली प्रॉब्लम आती है, तो मुझे भी कभी कभी ऐसा लगता है कि यार थोड़ा ले जाए। बट क्या होता है, अपने एजुकेशन सिस्टम में ये सिस्टम नहीं है कि बाद में आप फिर से वहीं से चीजें स्टार्ट कर पाओ। बट इसमें क्या होगा, अब की जो एजुकेशन पॉलिसी है उसके अंदर ये चीज है कि आपके लिए एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बना दिया जाएगा, जिसके अंदर आपका जो भी अब तक का जो बायोडाटा था, यानी कि जो भी आपकी जो सारे मार्क्स वगैरह थे, इक्वलिटी आपकी जो एक्टिविटीज वगैरह थी, मार्क्स वगैरह सब किसके अंदर होंगे, डाटाबेस के रूप में एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट के अंदर जमा होंगे। यानी कि अब क्या है, जो ड्रॉप आउट बच्चे हैं वो भी क्या कर सकते हैं, अपनी डिग्री वहीं से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर कोई फर्स्ट ईयर में ड्रॉप आउट ले लेता है तो उसे क्या कर दिया जाएगा, सर्टिफिकेट फर्स्ट मिल जाएगा, यानी कि अब वो डिग्री उसके काम की है। ठीक है, सेकंड ईयर अगर ड्रॉप आउट करते हैं तो डिप्लोमा, थर्ड के अंदर आपको बैचलर डिग्री मिल जाती है, और फोर्थ भी आप करते हो तो आपको रिसर्च बैचलर डिग्री मिल जाती है। चलिए ये चेंजेस किसके लेवल पे थे, ये चेंजेस थे कॉलेज लेवल पर, यानी ग्रेजुएशन लेवल पर चेंजेस थे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेशनल असेसमेंट सेंटर क्या है, यानी कि परख क्या है। भाई इसमें क्या होगा, जो भी स्कूल जो टाइम पे जो स्टूडेंट होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनका सोचने समझने की क्षमता का विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है, उनकी किस प्रकार की एक्टिविटीज हैं, ठीक है, उस सभी का जो मूल्यांकन कह सकते हैं अपन, वो कौन करेगा, वो करेगा परख, यानी कि परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ये चीजें किसके हाथ में होगी, परख के हाथ में। यानी कि परख जो होगा ये चीज देखेगा कि जो बच्चों का विकास हो रहा है, उनकी मेंटेलिटी जो फोकस किस प्रकार का है, ठीक है, उनकी एक्टिविटीज किस प्रकार की है, वो कुछ सीखने में कितने इन्वॉल्व हो रहे हैं, समझने में कितने इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो सबका किसके पास होगा, एक बायोडाटा होगा, ये होगा नेशनल असेसमेंट सेंटर के पास होगा। चलिए, और सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है, एक और पॉइंट है कि डिग्री स्वायत्तता। मतलब कि पहले क्या हो रहा था कि डिग्री लेने के लिए अपन को डिपेंड होना पड़ता था यूनिवर्सिटीज पर, यानी कि अब डिग्री का किसके हाथ में था पहले कि यूनिवर्सिटी ही डिग्री देगी। बट अब ऐसा क्या होगा, आने वाले सालों में अपन को क्या देखने को मिलेगा कि जो डिग्री का जो स्वायत्तता थी, यानी कि जो अधिकार था, वो किसके पास आ जाएगा, कॉलेजों के पास। यानी कि कॉलेज ही क्या करेंगे, अब डिग्री प्रोवाइड कराया करेंगे। चलिए अगली और बात करूं मैं आपकी, तो ये है आपके जीडीपी के बारे में। भाई अब तक क्या हो रहा था, अपने जो एजुकेशन सिस्टम है उस पर कितना, ओनली एजुकेशन सिस्टम में बात करो तो 170% किसका, अपनी जीडीपी का, यानी कि ऑल ओवरऑल अपनी जो जीडीपी होती है उसका सिर्फ 1.7% ये क्या हो रहा था, खर्च हो रहा था। बट अब क्या कर दिया गया, इसे बढ़ाकर 6% जीडीपी कर दिया गया है। यानी कि अब अपने एजुकेशन सिस्टम पर कितना खर्च होगा, 6% जीडीपी खर्च होगा। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि अपना जो एजुकेशन सिस्टम है ये बेहतर ही नहीं और ब्रॉड भी बनेगा, यानी इसका और भी विस्तार होगा। चलिए अब बात करते हैं कि ये तो हो गया नेशनल लेवल पर। इंटरनेशनल लेवल पर गवर्नमेंट हमारे लिए क्या कर रही है, तो इंटरनेशनल लेवल पर जो गवर्नमेंट हमारे लिए ये कर रही है कि जो वर्ल्ड रैंकिंग की होती है टॉप 100 यूनिवर्सिटीज की,
किसके अंदर, वर्ल्ड के हिसाब से होती है। ठीक है, अब उन्हें क्या करा जाएगा, गवर्नमेंट ऑफर करेगी कि आप जो है आपके जो कैंपस है ये हमारे देश में लाओ, यानी कि जो वर्ल्ड की टॉप 100 जो यूनिवर्सिटीज होगी उन्हें क्या करा जाएगा, अपने देश के अंदर लाया जाएगा। इससे भी क्या होगा, इससे भी जो इंटरनेशनल लेवल पर अपना जो एजुकेशन सिस्टम है और डेवलपमेंट होगा और मजबूत होगा। ठीक है, और स्ट्रांग बनेगा और ये चीजें होगी। अगला पॉइंट अपन बात करते हैं, मल्टी डिस्पेंसरी क्या होता है। मल्टी डिस्पेंसरी क्या होता है, यानी कि क्या होगा कि 2035 तक का ये है कि जिन भी स्कूलों के अंदर क्या होगा 3000 से अधिक बच्चे हैं उनमें क्या होगा, एक मल्टी डिस्पेंसरी एक खोल दिया जाए, इंस्टीट्यूट खोल दिया जाए। मतलब कि क्या होगा, वो किस प्रकार कार्य करेगा, वो आपके एक रिसर्च इंस्टीट्यूट के रूप में कार्य करके जाएगा। ठीक है, यानी कि एक तरीके से क्या होगा, वहां पर रिसर्च इंस्टीट्यूट हो जाएगा। ये कब तक की बात है अपनी, ये बात है अपनी 2040 की, जब क्या होगा एवरी स्कूल में होगा। और 2035 तक का क्या टारगेट है कि ओवरऑल अगर बात करें एक ना एक रिसर्च इंस्टीट्यूट होना चाहिए। कहां पर, एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, यानी एक जिले के अंदर कम से कम एक तो होना चाहिए, मल्टी डिस्पेंसरी होना चाहिए, यानी जिसके अंदर क्या होंगे 3000 से बच्चे इन्वॉल्व होंगे उसके अंदर। चलिए, तो ये बात किसकी होगी अपनी, ये बात हो चुकी है अपनी, हाँ रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है, जान चुके हैं। तो ये क्या थे, कुछ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बहुत महत्वपूर्ण चेंजेस थे। तो देखिए, मैं अगर अपने लेवल पे बात करूं, मैं खुद एक स्टूडेंट हूं, तो मुझे तो ये चेंजेस काफी पसंद आए। और मेरा भी ये सोचना है कि आने वाला जो फ्यूचर होगा अपने एजुकेशन सिस्टम का, ये एक बेहतर सिस्टम होगा, ये एक बेहतर प्रणाली होगी, जहां पर सिर्फ बच्चे को न किताबी कीड़ा बना के रख दिया जाए, जहां पर सिर्फ उनकी मार्क्स पे ध्यान नहीं दिया जाएगा कि किस बच्चे के 100 आएंगे, किस बच्चे के 90s बनेंगे। अब क्या होगा, बच्चे को स्किल्स सीखने का मौका मिलेगा। अब बच्चे के 6ठी क्लास से ही स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज स्टार्ट होने से क्या होगा, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, क्योंकि बच्चे के पास ऑप्शन होगा। बच्चे के पास अब कुछ अपने पास बैक प्लान होगा कि अब उसे क्या करना, अगर एजुकेशन सिस्टम मतलब गवर्नमेंट जॉब ही नहीं चाहिए तो क्या करना पड़ेगा उससे, कि किस प्रकार से अपने करियर को वो किस दिशा में ले जा सके। ये सारी चीजें क्या होंगी, एक स्टूडेंट के हाथ में होंगी। तो इससे बेरोजगारी आपके बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये काफी चेंजेस मुझे काफी पसंद आए एक स्टूडेंट होने के नाते। बट इसमें मुझे एक जो प्रॉब्लम लगी वो है एजुकेशन की, कि ये सारी चीजें जो है क्रियान्वित कैसे होंगी। भाई जैसे कि क्या है कि भाई ये चीजें तो भाई लिखित तौर पे तो आ चुकी है, थ्योरी के रूप में तो आ चुकी है, बट इन्हें अप्लाई किस प्रकार किया जाएगा, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा कभी सुझाव आने बाकी है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं ये एजुकेशन सिस्टम की जो अपना जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है ये कब लागू होगी, तो इसका डेट अभी फिक्स नहीं है, बट कुछ दिनों के अंदर क्या होगा इसका आपको पता चल जाएगा। या जो भी होगा उसके लिए अपना एक नया वीडियो आ जाएगा। तो ठीक है, आज के वीडियो में हम बस यही समाप्त करते हैं। आई होप सो कि आपको ये जो जानकारी जो मैंने अब तक दी है बहुत अच्छी लगी होगी। आपको भी जो नई एजुकेशन जो पॉलिसी अपनी 2020 की इसका जो है पैटर्न पसंद आया होगा, कि अब सिर्फ जो है किताबी ज्ञान नहीं बटेगा, अब लोगों को, अब जो स्टूडेंट होगा उनके अंदर उनके मानसिक विकास होगा, स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज चलाए जाएंगे, खेल कूद वाली जो क्लासेस होंगी वो भी इंक्लूड की जाएंगी। ठीक है, तो आज का वीडियो अपन यही समाप्त करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से ये चीजें क्रियान्वित होती है, एजुकेशन हो पाती है, इन चीजों पर अमल कितना होता है ये देखना होगा। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको क्या क्या चेंजेस पसंद आए हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में, आपका क्या सोचना है ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मुझे भी जानना है कि आप क्या राय रखते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।